हेलो बच्चों, सब ठीक है। पिछली क्लास से बहुत अच्छे से आप लोगों ने अभी तक आई होप आप लोगों ने तैयार कर ली होगी, बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी ना। अरे वो हम जानते हैं कितने अच्छे से आपने तैयार की होगी। अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो अगला फिर यूनिट चालू किया जाए। अगला यूनिट हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है यूनिट? केमिकल काइनेटिक्स। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। और आपका जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा और बहुत सिंपल भी है। जो पीछे के 2 क्लासेस आपकी थी, एक आपका सॉल्यूशन था और एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, उससे कहीं हटके भी है और सिंपल भी है और छोटा भी है। आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। अच्छी पढ़ाई तैयार करने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए आपको टाइम, जितना टाइम हमने आपको दिया है, तो अभी कितना समय हुआ है? आज 17 तारीख है, 17 जुलाई। और 17 जुलाई तक आपको 7 मार्क्स 9 मार्क्स आपके तैयार हो चुके हैं। अब हम काम करते हैं किस पर? एक छोटे से फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पर, केमिकल काइनेटिक्स पर। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं? केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कैसे हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या जानकारी मिलती है, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग काइनेटिक के बारे में समझेंगे कि काइनेटिक्स क्या होती है। ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री The branch of chemistry क्या डील करती है? डील्स विद, क्या क्या डील कर रही है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विद द rate of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के रेट को डील करती है। और क्या करती है? एंड द फैक्टर, एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस, ये जो फैक्टर्स हैं ये रेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड mechanism called chemical kinetic, chemical kinetic। ये हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन में आपसे क्या कह रहा है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग क्या डील करते हैं, जहां पर हम लोग डील करते हैं, किसको डील कर रहे हैं? रेट को। किसको डील कर रहे हैं? रेट को। किसके रेट को डील कर रहे हैं? किसके रेट को हम लोग पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन के रेट को पढ़ रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इसको डील करते हैं, इस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिव करते हैं, कौन कौन से फैक्टर की वजह से रेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, होता नहीं है, क्या है वो फैक्टर्स। और केमिकल रिएक्शन की हम लोग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, 2 दिन का समय लगता है, 10 दिन का समय लगता है,
सेकंड में टाइम लगता है, मिनट में टाइम लगता है, आवर में टाइम लगता है। जो अब लेबोरेटरी में आप जाते हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमें समझना है। कितनी सिंपल सी चीज है। प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं इसको, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? रेट को देखते हैं, रेट को समझते हैं। कहता ना इस रेट से रिएक्शन हो गई, ये रेट हो गया, उस तरीके का रेट हो गया। अरे कौन सा रेट? रिएक्शन का रेट। कौन सी रिएक्शन का रेट? आपकी स्किन पे कोई चीज पड़ गई, उसका रिएक्शन हो गया। आपने कुछ खा लिया, उसका रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिएक्शन तो वो किस रेट से हो रहा है। आपने कोई मेडिसिन ली, 2 घंटे बाद उसका असर आ रहा है, तो उसका भी तो रेट है। 2 घंटे बाद, 2 घंटे, आफ्टर 2 आवर, रेट ऑफ रिएक्शन। और वो मैकेनिज्म उसकी है। तो मैकेनिज्म को हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन छोटा मोटा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो ये तो हो गया हमारा रेट। अब क्या देखते हैं? अब हम लोग किस चीज पर फोकस करते हैं? हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। किस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं? डेली लाइफ में। डेली जो हमारी लाइफ है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? कुछ रिएक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग जाते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग समझते हैं? जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। लैब में गए, इन लेबोरेटरी, इन लैब, लैब में इसको हम करके देख सकते हैं। क्या करके देख सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने NaCl मिला दिया, और मिलाते ही हमको क्या मिल गया? AgCl मिल गया, और क्या बाहर हो गया? NaNO3 हो गया। एक ये रिएक्शन हमको मिल गई। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन आप लोग देखते हैं। अगर हम NaOH और HCl को मिला दें, किसको मिला दें? NaOH और HCl को मिलाते, जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हैं। ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो क्या बन गया? NaCl बन गया, और H2O बन गया। न्यूट्रलाइजेशन साल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्या है ये? साल्ट है। ये क्या है? साल्ट और प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? अगर हम BaCl2, बेरियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व कर लें, सॉल्यूशन बना लें, और हम उसमें H2SO4 डाल दें, H2SO4, तो क्या बनता है? BaSO4, और क्या बन गया? 2HCl बन गया। ये चीज बन गई। तो ये रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में देखते हैं। इसका व्हाइट PPT बनता है, ये साल्ट बनता है, बेरियम सल्फेट का साल्ट बनता है, ये PPT देता है। तो ये क्या है? ये जनरल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन है। अब बात आती है, कुछ रिएक्शन फास्ट हो जाती हैं और कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं। कैसी होती है? उनका कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनका रेट फास्ट। हमें समझ ही नहीं आया, इधर से मिलाया, जैसे 2 रिएक्टेंट लिए, इधर मिलाते कि उधर प्रोडक्ट बनता चला गया, प्रोडक्ट बनता चला गया। बहुत आसानी से प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है? तो अब जरा हम लोग देखते हैं रिएक्शन में कुछ हमारी आयनिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? आयनिक। इनको हम कहते हैं वेरी फास्ट। ये रिएक्शन कैसी है? वेरी फास्ट, क्योंकि आयन में कन्वर्ट हो जाती है। नमक को पानी में घोल दीजिए, NaCl डिसॉल्व हुआ, तो इनका जो रेट है, ये जो घुलती हैं, इनका जो रेट है 10⁻⁻12 से लेकर के 10⁻⁻16 तक रेट होता है। किसमें? सेकंड में। इतनी जल्दी ये रिएक्शन हो जाती है। तो आप मेजर कर पाएंगे? पॉसिबल है? हम मेजर ही नहीं कर सकते इसको, हम समझ ही नहीं सकते इसको कि कैसे इसका रेट बढ़ रहा है, कैसे इसका घट रहा है, रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और कुछ रिएक्शन कैसी हैं? स्लो, बहुत स्लो। फॉर एग्जांपल, स्लो रिएक्शन में हम लोग क्या जानते हैं? स्लो रिएक्शन में हम लोग किसके बारे में समझते हैं? अगर हम स्लो रिएक्शन की बात करें, स्लो रिएक्शन तो वेरी स्लो। रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम आपने बहुत दिनों से सुना हुआ है, 9th-10th क्लास से सुन रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, वेरी स्लो।
आज ही लोहा लाए, आज ही पानी डाल दीजिए, रस्ट लग जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? आपको 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आपको लगेगा कि ये दरवाजा हमारा क्या हो रहा है, रस्ट लग रही है इस पे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। अगर हम, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो ब्रेक होता है लंबे समय बाद धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और यहां पर क्या है, आयनिक रिएक्शन में क्विक, एट इंस्टेंट टाइम, बहुत छोटे समय में, बहुत जल्दी, 10 की पावर -12 सेकेंड, 10 की पावर -16 सेकेंड में रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही? अब आप समझ गए कि एवरीडे लाइफ में हम लोग जब कोई चीज समझते हैं, देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखता है, फास्ट स्लो, थोड़ी देर बाद, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 15 मिनट, ऐसा होता है ना। इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझना है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आता है, वो वर्ड क्या कह रहा है, रेट। क्या नाम ले रहा है उसका, रेट। क्या है रेट? ये रेट क्या है, कैसे हम रेट के बारे में समझते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट और टाइम टेकन, जो लिया गया समय है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो व्हाट वी मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन, इसको जरा समझ लीजिए। सॉल्यूशन में आपने कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया था ना। जैसे हमें ए का कंसंट्रेशन लिखना है, तो ए का कंसंट्रेशन अगर हमें लिखना है तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो कंसंट्रेशन हो गया। ये जो चीजें आप समझ रहे थे। तो कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन को आप ऐसे समझिए, गाढ़ा सॉल्यूशन, हल्का सॉल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब आपने ले ली, जैसे हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ये इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब है, और यहां तक इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। इसमें हमने 10 ग्राम NaCl मिला दिया। क्या मिलाया? 10 ग्राम NaCl मिला दिया, ठीक है। और NaCl 10 ग्राम मिला दिया, तो इसमें नमक इतना घुल गया कि उसको हम टंग पे नहीं रख पा रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसमें वाटर मिलाया, H2O मिलाया, मिक्स किया। तो जब H2O मिलाएंगे, इतना H2O इसमें मिलाते जाए कि उस नमक के पानी को हम आसानी से पी ले। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हुआ ना। कंसंट्रेशन इसका कम, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा। बिफोर मिक्सिंग ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन, एंड आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ वाटर लो कंसंट्रेशन। जैसे अल्कोहल पीते हैं लोग, अल्कोहल पीते ना, तो आपने गेस किया होगा, कभी कभी जब मैं भी नहीं जानता था कि इसमें पानी कैसे मिलाया जाता है, हालांकि मैंने पिया नहीं, लेकिन जब लोग पीते थे तो मैं देखता था इसमें पानी क्यों मिलाते हैं, क्यों मिला देते हैं पानी। अल्कोहल लेते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं पूरा, क्यों करते हैं ऐसा? तो हम पहले क्या सोचते थे, ज्यादा करने के लिए, कि हमने ज्यादा पिया है, 4 गिलास हमने पी, 5 गिलास हमने पी। लेकिन रियल वो नहीं है। रियल क्या है, जब नीट कंसंट्रेशन लेते हैं, नीट अल्कोहल को लेते हैं, तो यहां पर जैसे ही इसको पास कराएंगे तो यहां पे लगेगा, तो बर्निंग टेस्ट है उसका। उस बर्निंग टेस्ट को कम करने के लिए, यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसमें हम क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं। उसे कहते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। एंड टाइम इंटरवल, एंड टाइम टेकन, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मान लिया हमने ए से क्या बनाया, एक प्रोडक्ट पी बनाया। क्या बनाया?
एक हमने रिएक्शन ले ली, कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। हमने ए लिया तो ए से पी बनेगा, भाई रिएक्टेंट है ये, क्या है ये, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसको हम क्या मानते हैं, प्रोडक्ट। तो ए से पी बनना है, तो बन तो इससे रहा ना, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना। भाई ये क्या होगा, इसी से ये बनना है। तो जब किसी से कोई चीज बनाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम इससे ये बनाएंगे, प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, ठीक है। अब यहां यूनिट की बात आती है कि रेट का यूनिट क्या होता है। हमने बताया था रेट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, लिखिए, बताइए हमको, कमेंट बॉक्स में लिखिए, रेट कंसंट्रेशन का यूनिट, कंसंट्रेशन क्या था, मोलैरिटी में आपने पढ़ा था N अपॉन V, क्या पढ़ा था, N अपॉन V, ये जो पढ़ा था N अपॉन V, इसको क्या बोलते हैं, मोल, और इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर क्यूब होती है ना, लीटर क्यूब होती है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड हो गई। सेकेंड हो गई, तो यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही तो यूनिट हो गई किसकी, रेट की। रेट की यूनिट हो गई चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन टाइम टेकन, हो गया ना। अब देखिए, रेट हमको दो तरीके का मिलता है, कितने तरीके का मिलता है, दो तरीके का रेट मिलता है। रेट हमारे पास दो तरीके से है, इसके टाइप दो होते हैं, एक हमारा है एवरेज और दूसरा हमारा है इंस्टैंटेनियस रेट। एक हमारा है एवरेज रेट और दूसरा है हमारा इंस्टैंटेनियस रेट। तो क्या होता है एवरेज और क्या होता है इंस्टैंटेनियस, दोनों चीजें हमें समझनी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जैसे एक रिएक्शन हम यहां पे ले रहे हैं, रिएक्शन के उससे समझिएगा, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट P। एवरेज रेट हमें निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज रेट में भी यही होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही तो होगा। अब मान लेते हैं यहां पर ये हमारा रिएक्टेंट है R, A ले लेते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट P हो गया, ठीक है। ऐसे आप ले लीजिए कि रिएक्टेंट को हम R बोलते हैं, तो ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए, रिएक्टेंट हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इसका निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, जब इससे ये बनेगा तो इसकी क्वांटिटी कम होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। और जब हम इसको इससे प्रोडक्ट बनाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन।
दो चीजें हो गई। डिक्रीज किसका होता है? रिएक्टेंट का। इंक्रीज किसका हो रहा है? प्रोडक्ट का। यही तो हो रहा है भाई। यहां से इससे ये बनना है ना, R से P बनना है। तो जब R से P बनेगा तो R का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, और P का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। होगा ना? मान लेते हैं इसका जो कंसंट्रेशन है R का, ये इसका हो गया कंसंट्रेशन R1, और इस पर जो जब हमने टाइम लिया था तो इसका टाइम क्या हो गया? T1। और जब इसका कंसंट्रेशन हो गया R2 तब टाइम क्या हो गया? T2। ठीक है, R1 था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये हो गया R2, तब हमारा टाइम क्या था? ये, और ये क्या था? T2। तो एवरेज रेट जब हम निकालते हैं, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट में हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम इसको यहां पर देखें तो क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1, ये तो लिखा जाएगा। और तो चेंज ऑफ टाइम यानी टाइम टेकन कितना हो गया? T2 माइनस T1। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ये तो लिख रहे हैं। रेट की जो डेफिनेशन है वहां पर हम क्या लिखते हैं? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही तो लेते हैं। ये तो डेफिनेशन थी रेट की। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, और चेंज ऑफ टाइम इक्वल टू डेल्टा T। डेल्टा क्या है? डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ, यानी टू क्वांटिटी के डिफरेंस को डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो गया? चेंज। R क्या है? रिएक्टेंट। डेल्टा क्या है? चेंज। और T क्या है? चेंज ऑफ टाइम। हो गया ना? तो अब देखिए, इतना नोट करिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। प्रोडक्ट के लिए क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये तो लिख सकते हैं। अगर हमने इसको रिएक्टेंट माना तो इसका, अगर इसको P को ले रहे हैं तो P, क्योंकि P भी हमारा हो जाएगा। अगर हम P की बात करते हैं तो यहां भी तो हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, यही तो हो जाएगा। तो एवरेज रेट, एवरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? चेंज, यानी डेल्टा। डेल्टा का यूज होता है। आगे देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। X क्या है? X इक्वल टू एनी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। क्या हो गया ये? एनी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। क्लियर? इसी बात आ गई समझ में? अब अगर हमें किसी का एवरेज लिखना है, क्या लिखना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज भी आपको और समझनी है, यहां पर एक साइन लगता है नेगेटिव। क्या लगता है? नेगेटिव साइन। अगर यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या हमें इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? अभी मैंने वर्ड लिखा डिक्रीजेस ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीजेस ऑफ
प्रोडक्ट, ये चीज तो मैंने लिखी, दो चीजें लिखी। तो डिक्रीज को हम कैसे बार बार रिएक्शन में इंडिकेट करेंगे, कैसे मैं बताऊंगा कि ये डिक्रीज हो रहा है और कैसे मैं ये बताऊंगा कि ये इंक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शन के केस में हम क्या लिखेंगे, जरा देखिए, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए गिवन पी। ए से हमने पी बना दिया, तो अगर हमें एवरेज लिखना है इसका, एवरेज रेट, तो हम क्या देंगे, रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ए से पी बनेगा, तो जब ए से पी बनेगा तो इंडिकेटेड माइनस साइन डेल्टा अपॉन डेल्टा टी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए इक्वल टू, अब ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, देन प्रोडक्ट में कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव। मैथमेटिक्स क्या कहती है, अगर कोई साइन नहीं लगा तो क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे ना। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी पी। तो ये क्या हो गया, एवरेज रेट। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रेट, यही तो बोल रहे हैं, एवरेज रेट में आता है। अगर हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए अगर PCl5 आर कन्वर्टेड टू PCl3 प्लस Cl2, इस रिएक्शन का अगर हमें एवरेज रेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, एवरेज रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मींस इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन Cl3। तो दिस इज आल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे देखिए, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है, मान लीजिए अगर एक रिएक्शन A प्लस BB गिवन CC प्लस DD गिवन है, अगर हमें इसका क्या लिखना है, एवरेज। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में गिवन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड स्टोइचियोमेट्रिक, दो तरीके की रिएक्शन हो गई। तो अगर हमें यहां पर एवरेज रेट इसका दिखाना है तो ये क्या होगा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है -1/a नीचे आ जाते हैं, 1/a में हो जाते हैं, बाकी सब वही रहेगा, डेल्टा टी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन A इक्वल टू -1/p चेंज ऑफ कंसंट्रेशन B इक्वल टू, अब यहां पे क्या आ गया, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमें पॉजिटिव साइन करना है, तो 1/c चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डेल्टा टी C इक्वल टू 1/d डेल्टा अपॉन डेल्टा टी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन D। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एवरेज रेट को इंडिकेट करती है, किसको निकालती है, एवरेज को। अब हम बात आती है एवरेज क्या है, एवरेज को भी समझ लीजिए। जैसे हमें 500 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है और कितनी देर में जाना है, 5 घंटे में जाना है, 5 घंटे में 500 किलोमीटर, तो एवरेज हमारा क्या आ गया कि 50 किलोमीटर, ठीक है। 5 घंटे में अगर हमें चलना है तो क्या हो गया, कितनी स्पीड में हम चलेंगे, 500, 100, एवरेज हमारा क्या आ गया, 100, इस स्पीड से हमें जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 500 किलोमीटर में कहीं पर हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं, कहीं पर हम 90 की स्पीड से जा रहे हैं, कहीं पर हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं, कहीं पर हम 110 की स्पीड में जा रहे हैं। तो हम करते क्या हैं, इन सबका सम डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज हमारा निकल आएगा। तो एवरेज भी यहीं पर है। अगर हमें मैनी रिएक्टेंट दिए गए, बहुत सारे रिएक्टेंट, और उनका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज में क्या होगा, जो रिएक्टेंट हमारा है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, दिखता तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो 2 मार्क्स का आता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही होता है किसका, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का। नेगेटिव आपने नहीं लगाया, रिएक्शन पूरी लिख दी, पूरी गलत है। क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात आई समझ में। कोई भी रिएक्शन अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कितना भी लिखा हुआ है तो उसको अपॉन में ले आते हैं। जब अपॉन में ले आएंगे तो साइन भी दिमाग में रखना है कि साइन हम क्या लगाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को, नोट करिए इसको।
नोट हो गया? तो चलो आप देखिए इंस्टैंटेनियस क्या होता है। इंस्टैंटेनियस पे हम लोग किस चीज की डिस्कस करते हैं, क्या होता है इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डेफिनेशन वही होगी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एट इंस्टेंट टाइम भी आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एट इंस्टेंट टाइम और इंस्टेंट। अब इंस्टैंटेनियस का क्या होता है, बहुत छोटी वैल्यू। मैथमेटिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, दो कैलकुलस में आता है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। नहीं पढ़ा है तो आगे भी आप पढ़ेंगे कैलकुलस में, पढ़ लिया तो अच्छी बात है। क्या है ये, कैसे इसको हम करेंगे, सेम कंडीशन वही होगी, केवल हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही तो कर रहे थे। अगर यहां पर हम डेल्टा टी गिवन 0 ये वैल्यू कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी डी बाई डी टी में, और कंसंट्रेशन आपका चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में भी यही होगा, डेल्टा टी ये था, यहां पे माइनस साइन, यहां पे भी माइनस लगेगा। तो यहां पर हमें करना क्या है कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो तो दोनों में यही कंडीशन आएगी, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इतना करना है आपको। डी बाई डी टी क्या इंडिकेट करता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी क्वांटिटी एट इंस्टेंट टाइम। तो कंसंट्रेशन किसी भी समय एट इंस्टेंट, तुरंत आपके साथ ऐसा हो गया, तो छोटी क्वांटिटी के लिए हम डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल डी बाई डी टी का यूज करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसके। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में क्या है, जैसे हमने लिखा H2 प्लस I2 गिवन 2HI, ये हमने लिख लिया, H2 प्लस I2 गिवन 2HI, इतना आया समझ में। अब हमें इसका एवरेज लिखना है, एवरेज रेट पूछा गया आपसे, इस रिएक्शन को एवरेज रेट में इंडिकेट करिए, तो क्या होगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू डेल्टा, यहां भी माइनस लगेगा, अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन HI, ये होगा। बात आई समझ में? ठीक है। अगर हमें इसका इंस्टैंटेनियस रेट बनाना है, इंस्टैंटेनियस रेट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए जरा किस तरीके से करेंगे, माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन H2 यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी I2 इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी कंसंट्रेशन HI, ये तो लिखेंगे। दिस इज द इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज रेट। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टैंटेनियस रेट, और ये हमारा क्या हो गया, एवरेज। एक चीज और भी याद रखिएगा, यहां पर दो वर्ड और यूज होते हैं, डिसअपीयर
डिस एपियर और एपियर, दो वर्ड होते हैं। तो डिसअपियर का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, क्या कहना है यहां पर? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी वो माइनस में जा रहा है और ये प्लस में जा रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज, यानी ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में? अब कुछ और एग्जाम्पल हम करके आपको बताते हैं, ठीक है? देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। 2NO2, ये नाइट्रोजन NO2 रिएक्शन आपकी दी गई है। NO2 का कैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा, किस तरीके से आप इसको देखेंगे। अब देखिए यहां पर NO2 के केस में क्या कहता है? 2, अगर रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज्यादा है, 2N2O5 गिवन 4NO2 प्लस O2। अगर हमें इसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, अगर हम इसका एवरेज रेट लिख लें तो क्या होगा? -1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी N2O5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी NO2, ये हो गया, इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, तो यहां पर क्या करना है? डेल्टा की जगह पर D2 कर दो, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी रहेगा वही N2O5 और इक्वल टू 1/4 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा? NO2 इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और रेट पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? कह रहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 4PS3P4 plus 6H2 2NO2 plus 2NO plus O2 in term of the concentration of reactant and product। हमें क्या करना है इसमें? टर्म ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर क्या लिखेंगे? इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन हमने ली, तो अगर हमें इससे एवरेज रेट लिखना है तो एवरेज लिख दीजिए, अगर एवरेज नहीं लिखना है तो इंस्टेंटेनियस रेट लिख दीजिए। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? -1/4 PS3 का d/dt हो गया, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन PS3, बस इतना ही लिखना है 1 मार्क्स में। इक्वल टू क्या हो गया? P4 हो गया, तो P4 में क्या होगा? d/dt और कंसंट्रेशन क्या हो गया? P4 इक्वल टू 1/6 d/dt, कंसंट्रेशन क्या हो गया? H2 हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का करना है तो दूसरे वाले का क्या होगा? -1/2, ठीक है, d/dt, कंसंट्रेशन किसका है? NO2 का, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 d/dt, कंसंट्रेशन किसका होगा? NO का होगा, इक्वल टू 1/d/dt। कोई भी इसके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो अवेलेबल नहीं है। ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूमेरिकल, इसी के बेस पर आपसे कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर एट द डिफरेंट टाइम आर गिवन बिलो। इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है ये डिफरेंट टाइम में दिया गया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये हमारा कंसंट्रेशन है, ये हमारा टाइम दिया गया है, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट दिया गया है। अब कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आर गिवन पीरियड ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम।
डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है इस क्वेश्चन का। तो निकालिए जरा, निकाल के दिखाइए। तो रेट क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, रेट हमारा निकालना है एवरेज। तो एवरेज में क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज। अगर हम इसको हम R2 ले लेते हैं, 5 पहले ये था, 5 सेकेंड बाद इतना हो गया, ये तो कह रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला जो हम इसमें लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, ये तो लगा देंगे फार्मूला। तो पहले वाले में जब हम लगाएंगे, पहले कंडीशन में पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ठीक है, और तीसरी कंडीशन में टाइम आपको कितना दिया गया है, टाइम हमारा जो टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे TS दिया गया, ये हमारा भी TS दिया गया, ये हमारा हो गया T1, ये हमारा हो गया T2, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 5 से 0, पहले हमारा 0 था तब कंसंट्रेशन इतना था, जब हमारा टाइम 5 सेकेंड हुआ तब इसका कंसंट्रेशन ये हो गया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम फार्मूला जब लगाएंगे तो फार्मूले में पहले के लिए हम यूज कर रहे हैं, पहली कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, तो यहां पर क्या होगा, R2 कितना हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, -80, ये हमारा R2 हो गया। और सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे इससे, एक मिनट जरा देखिए, इसको पूरा ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, हमने लगाया यहाँ पे माइनस का साइन, ये, तो यहाँ पर क्या होगा, 80 माइनस 160, यही तो होगा। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 दोनों में है। और टाइम हमारा क्या है, 5 से 0, यानी T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 0, एक कंडीशन आपकी ये बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी, यहां पर पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या करना है, 10 माइनस क्या करना है, दिस करना है। तो यहां पर 10 माइनस हम करेंगे तो आ जाएगा -10 माइनस कितना आता है, 40 इंटू 10 की पावर -3। टाइम क्या हो गया आपका, टाइम कितना था, 20 से 10, तो 20 माइनस 10 हो गया। अब तीसरी कंडीशन, अब हमारी तीसरी कंडीशन में यहां पर टाइम और यहां पर कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में हम निकाल लेते हैं अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। जब 0 था तब कंसंट्रेशन ये हो गया, तब जब 5 मिनट का टाइम हुआ तब कंसंट्रेशन ये होगा। 5 से टाइम इंटरवल पूछ रहा है, जब 5 से 80 हुआ, 80 के बाद 40 हुआ, तो टाइम हमारा कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे। कैसी कंडीशन आती है, एक तो कंडीशन यहां से यहां पहुंची, एक कंडीशन यहां से यहां पहुंची, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई। तो 3 कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही है, नई बात समझ में आई। तो जरा देखिए क्या होगा, यहां पर 80 से 40, 160 से 80 हुआ पहली कंडीशन में। यहां पे समझिए 160 से कितना हुआ, 80 हुआ, फिर 80 से कितना हुआ, कंसंट्रेशन 40 हुआ, 40 से कितना हुआ, 10 हुआ, फिर 10 से कितना हुआ, 2.5। ये कंडीशन आ गई, नई बात समझ में आई। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। आप 2 के बीच में निकालेंगे, 2 के बीच में नहीं निकाल पाएंगे भाई। 160 था, 80 हो गया, फिर 80 के बाद 40 हो गया, 40 के बाद कितना हो गया, 40 के बाद अगर आप यहां पे देखें तो 40 के बाद कहां पहुंच रहे हैं, फिर 10 पे पहुंच रहे हैं ना। तो 40 के बाद 10 और 10 के बाद फिर कहां आ रहे हैं, हम इस पर आ रहे हैं।
तो हमारे पास 4 कंडीशन आई। इन 2 कंडीशन पे दिमाग नहीं लगाना है आपको, इन चारों कंडीशन पे दिमाग लगाना है। तो जब हम चारों कंडीशन का एवरेज रेट निकालेंगे ये इनका, तो हमें क्या मिलेगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या मिलेगा यहां पर? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। पहले वाली कंडीशन का आता है 16 इंटू 10 की पावर, यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 16 इंटू 10 की पावर -3। दूसरी कंडीशन का जो आंसर आपसे पूछ रहा है वो कितना आएगा? 8 इंटू 10 की पावर -3। 8 इंटू 10 की पावर -3। अब जरा तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में आपको मिलेगा 10 - 40। क्या मिलेगा? 10 - 40 इंटू 10 की पावर -3। और डिवाइड हम किससे करेंगे? इसको 10 से करेंगे। 10 से क्यों करेंगे? 10 से क्यों कर रहे हैं 10 से? अरे 20 था, 10 हो गया, यानी 10 हमारा हो गया T1 और ये हमारा क्या हो गया? T2। ये तो करेंगे, तो इसका जो हमारा कैलकुलेशन आएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर -3। अगली कंडीशन जो हमारी बनती है वो किसके लिए बनती है? 2.5 - 10 इंटू 10 की पावर -3। अब यहां पर टाइम देखिए कितना हो गया? टाइम हमारा हो गया 30 to 20। ये 30 था, 20, तो 30 - 20 10 हो गया। यही तो आएगा टाइम। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0.75 इंटू 10 की पावर 3। ये वैल्यू आ रही है। तो कह क्या रहा है? R से P बनने में ड्यूरिंग डिफरेंस इंटरवल ऑफ टाइम कैलकुलेट द एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगा? पहले हमारा क्या था? 16 था, फिर हमारा 8 आया, फिर हमारा 3 आया, फिर हमारा 7 आया, तो डिक्रीज हो रहा है ना। एवरेज टाइम कितना हो गया? एवरेज हमारा कितना निकला? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसा हो गया? डिक्रीज हो गया। ये चीज आपको यहां पर इस क्वेश्चन में देखना है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के आते हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो फिर से समझिए इसको, यहां पर जो हम एवरेज रेट निकालेंगे R1 R2, तो ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा R2। अब जरा T1 और T2 को देखिए। T1 और T2 हमारा कितना होगा? 0 से 5, 0 से 5। अब 5 से कितना आया? 5 से पलट के कहां पे गया? 10 पे। 5 से 10 पे आया, ये हमारा 5 था, अब 10 पे आया। अब 10 से कहां गया? 20 पे गया। ये चीज तो आई। 10 से कहां पे गया? 20 पे। तो 10 से 20 पे और 20 से 30 पर, ये चीज तो आई। थोड़ा मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आएगा। ऐसे हवा में नहीं तैर पाएंगे आप कि हवा में आ गया और आसानी से हम 2 के बीच में डिफरेंस निकाल दिया, हम क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अलग इसको ऐसे कर लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे क्या हमें निकालना है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और डिक्रीजेस। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इसका डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन दे दी गई। इन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिस, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो पहले हम क्या करें? इसका रेट लिख लें। क्या लिखना है? रेट क्या होगा? रेट -1/4 d/dt। कंसंट्रेशन कितना है अमोनिया का? NH3 इक्वल टू -1/5 d/dt। कंसंट्रेशन कितना है इसका? O2 इक्वल टू 1/4 d/dt। कंसंट्रेशन कितना है? NO, ये कंसंट्रेशन हो गया। फिर क्या होगा? इक्वल टू -1/6 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इतनी बात समझ में आ गई? हमें गिवन क्या है? NO का
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO, यानी NO का कंसंट्रेशन हमें दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर -3। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ये हमें निकालना है और ये हमें देना है। तो इन दोनों के इक्वल कर दो, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, -1/4 d/dt NH3 इक्वल टू 1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये आ गया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया निकालना है, तो d/dt NH3 इक्वल टू ये वाला 4 यहां पे आ जाएगा, 4/4 d/dt, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमको कितनी d/dt, इतने की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 दी गई है। कैलकुलेट कर लीजिए, वही आ गया। क्या आ गया, सेम आया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डिसअपीयरेंस, जितना अपीयरेंस था उतना ही डिसअपीयरेंस हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब वाटर की बात करते हैं सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर को उठा लीजिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, तो हम इक्वल करते हैं जरा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू, ये कहां चला जाएगा, 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 आ गया ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3, 2 और 2 से इसको करेंगे तो 1.8, तो 5.4 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन d/dt, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले रेट रिएक्शन लिखनी है। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में बच्चों के कि सर आप इंस्टेंटेनियस रेट का रिएक्शन क्यों लिखते हैं, एवरेज का क्यों नहीं लिखते। ठीक है, छोटी क्वांटिटी निकालनी है आपको, स्मॉल। अगर आपसे वो एवरेज की बात कह रहा है तो एवरेज निकालेंगे, अगर नहीं कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यही रेट निकाल देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट करिए इसको। अब देखिए जो आपने इसका ये क्वेश्चन आपने किया, तो इस क्वेश्चन में अभी मैंने कराया ना, तो अब ऐसी सीरीज हम आपको आगे और लाएंगे। क्वेश्चन की सीरीज हम बाद में कराते हैं, पहले हम इसके फैक्टर पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखिए हम लोग फैक्टर पर डिस्कशन करते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देयर आर द नंबर ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से रेट पर इफेक्ट पड़ता है। और रेट पर 2 ही तरीके का इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है रेट पर, या तो रेट उसका बढ़ जाता है रिएक्शन का, या फिर रेट उसका घट जाता है। 2 तरीके का इफेक्ट यहां पर पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। अब बात आ गई फिर वही कंसंट्रेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है कंसंट्रेशन। अगर हम इस कंसंट्रेशन को पकड़ लें तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है। तो जरा देखिए, जैसे मान लेते हैं कि A प्लस B ये दोनों रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है,
अब कह रहा है रिएक्टिंग स्पीसीज, तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है। अगर इनके कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इनका पावर ज्यादा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी रेट ज्यादा होगा, तो रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 90% रिएक्ट कर रहा है और ये हमारा 80% रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इनका कंसंट्रेशन हाई है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यही चीज तो बताई गई इसमें। रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करते हैं तो यही हो जाएगा आपका पीस। लकड़ी के टुकड़े को हम लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, एयर में बर्न कराते हैं, एयर बर्न, इसे हम बर्न कर रहे हैं। तो जो एयर इसको हम दे रहे हैं उसमें ऑक्सीजन 20% है, ठीक, और जो एयर इसे हम दे रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन क्या है, 80% है। तो रेट किसका ज्यादा होगा, 80% वाले का रेट ज्यादा होगा ना, 80% का रेट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई, इसका कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, यानी एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। और आपको यह पता है कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सब्सटेंस तब ज्यादा बर्न होता है जब ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है। यही है ना, यही चीज तो हम समझते हैं कि बिना एयर के वो बर्न नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं हो सकता। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो बर्निंग कम होगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी आप समझिए इसको अच्छे से कि 20%। तो हमारा निकल के क्या इसका आंसर आता है कि कंसंट्रेशन यानी जो रेट हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, कंसंट्रेशन के हो गया। अगर हमारा रेट कंसंट्रेशन जितना ज्यादा है उतना रेट ज्यादा होगा, जितना कंसंट्रेशन कम है उतना कंसंट्रेशन रेट हमारा कम होगा। ठीक है, वही चीज यहां भी है। ऐसे भी हम इसको समझते हैं, जैसे ये बात अगर आपकी नहीं समझ में आई है 20% और 80% की, तो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए कि बर्निंग, जब कोई चीज हम जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में, उतने ही वो जल्दी बर्न होगा और उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, टेम्परेचर का। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या आता है, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर क्या कहता है, टेम्परेचर जो आपका है अगर डिक्रीज होगा तो रेट डिक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा रेट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के हो गया, ये भी हो गया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे कोलिजन ज्यादा होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। और यहां ये भी है, ईच 10 डिग्री राइज टेम्परेचर, अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या होता है, डबली और ट्रिपली में कन्वर्ट हो जाता है, डबली डबल में कन्वर्ट हो जाता है, या तो 2 गुना या तो 3 गुना में कन्वर्ट हो जाता है। ईच 10 डिग्री टेम्परेचर पर अगर 10-10 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 2 गुना और 3 गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। तो नेचर हम लोग जानते हैं दो तरीके का, अगर वो आयनिक स्पीसीज में है और नॉन आयनिक है, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक में क्या होता है, ठीक है, तो आयनिक में हमें दिमाग ही नहीं लगाना है क्योंकि इसका तो रेट हाई होता ही होता है। नॉन आयनिक में हमें दिखाना है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, यहां पर अगर हम NO और O2 दोनों एक ही स्पीसीज के लेते हैं और CO प्लस O2 ये ले लेते हैं, तो यहां पर जो बनेगा वो NO2 आसानी से बन जाएगा 2NO2। यहां अगर हम दिखाते हैं 2CO तो 2CO2। ये हमारे पास दो रिएक्शन ऐसी हैं। अब इसमें से एक रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है, ये रिएक्शन हमारी फास्ट होती है, और ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जबकि अगर हम देख रहे हैं यहां पर, क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, दोनों का बॉन्डिंग देखिए, N और O के बीच में बॉन्डिंग, N के साथ O ऐसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, C के साथ ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब जरा देखिए, इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा ये, इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हम इसकी देख रहे हैं इन दोनों की, तो बॉन्डिंग में क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसकी और इसकी, तो इसके और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शन हमें दोनों एक जैसी दिख रही हैं। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, रिएक्टिंग स्पीसीज उसकी हाई है या रिएक्टिंग स्पीसीज उसकी स्लो है। तो सेम कंडीशन पर रिएक्टेंट का जो ओल्ड बॉन्ड है वो कितनी आसानी से ब्रेक होता है। तो थोड़ा थोड़ा ये कैसा हो गया, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी हो गई। इसकी एक प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन यहां पर जनरेट हो रही है, ठीक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, आगे कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट का क्या रोल है, कैटलिस्ट क्या करता है, अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दो कंडीशन यहां पर है इसके साथ। अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, बहुत लंबे समय तक हो रही है, तो यहां पर डिक्रीज और इंक्रीज का प्रोसेस आपको चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती, ये दोनों कंबाइन नहीं होते रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर इसको हम फोटॉन एनर्जी दे दें, एज ए कैटलिस्ट का काम करेगी। अगर हम इसके ऊपर HNO डाल दें तो 2HI आसानी से बन जाता है। तो इसने किया क्या किया इसने, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसने किया, इनके दोनों के रेट को इंक्रीज कर दिया। तो कैटलिस्ट का काम क्या, वो अपनी सरफेस पर अपने ऊपर दोनों को ले लेता है। जैसे मान लिया ये कैटलिस्ट है और यहां पे इसने H2 को भी ले लिया और इसने क्या किया, I2 को भी ले लिया, तो इनके बॉन्ड जो ओल्ड बॉन्ड है इनको तोड़ देगा। इनको ओल्ड बॉन्ड जिससे बंधे हुए थे उनको ये तोड़ दिया, फ्री कर दिया। जब ये फ्री हुए तो ये और ये दोनों आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हुए होंगे और ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लिए। और कैटलिस्ट का काम क्या है, वापस आ गया। तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, नो स्टार्ट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है,
और ना ही खत्म करता है और ना ही इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे डालेंगे वैसे ही बाहर आ जाता है। कैटलिस्ट का काम ये है। तो कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, या फिर रिएक्शन क्विक हो रही हो, बहुत तेजी से हो रही हो, बहुत तेजी से, उसका हमें रेट पता करना है। तो उसमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्शन को थोड़ा स्लो किया, रेट को कम किया, तो क्या हो गया, उसके रेट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो दो कंडीशन है यहां पर। एक कंडीशन आपकी कैसी है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरली हम लोग इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल आपका ये हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा सरफेस एरिया। एरिया की बात करते हैं, बहुत अच्छा आपने पढ़ा होगा, इंक्रीज द एरिया increases the surface area, increase rate को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। भाई अगर हमें, जैसे ये पेन है, इसमें हमें आग लगानी है, तो ये धीरे धीरे बर्न होगा। अगर इसको हम क्या करें, पीस लें और फैला दें इसको, और फिर इसमें आग लगाएं, एकदम से बढ़ जाएगा ना रेट। तो रेट बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया को कम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, रेडिएशन। अब एक लास्ट कॉमन आपकी चीज है कि रेडिएशन का क्या इफेक्ट है। जैसे रेडिएशन का इफेक्ट में क्या आता है, ये देखिए यहां पर रेडिएशन H2 प्लस Cl2 कैसी है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में आती है। और अगर इस पर हम क्या डाल दें, फोटॉन यानी लाइट, तो रेट क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है, 2HCl बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। अगर ये नहीं डाला हमने तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, रेट नहीं बढ़ेगा। रेट हमें बढ़ाना है तो क्या करना है, H2 प्लस Cl2 के ऊपर रेडिएशन, यानी अगर इसको हम अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं, डार्क में कराते हैं तो नहीं होगी, और अगर सनलाइट में कराते हैं तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में यानी रेडिएशन का इफेक्ट है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे कि सनलाइट में वो रिएक्शन अलग होती है, डार्क में रिएक्शन अलग होती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, डार्क बॉटल में रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है, लैब में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो डार्क बॉटल में रखे जाते हैं क्योंकि उस पर लाइट का इफेक्ट ना पड़े। क्लोरोफॉर्म है डार्क बॉटल में क्यों भरा जाता है, लाइट का इफेक्ट ना पड़े। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, AgNO3 को Na3 का जो सॉल्यूशन है, फिल डार्क बॉटल, इसको हम डार्क बॉटल में डालते हैं। क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन इन्वॉल्व करेगा, रिएक्शन फास्ट कर देगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं CHCl3 की, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिएक्शन कर जाएगा, एक्सप्लोजिव फास्जिन गैस जनरेट कर देगा। तो ये रेडिएशन का इफेक्ट है, ठीक है। तब तक के लिए आप जितना मैंने आज रेट के बारे में इस क्लास में मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे करने हैं रेट पर। फिर इसके बाद में अगला हम बताते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ के बाद उस पर फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। जब तक हमें, तब तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन पे डिस्कस करना है, और बहुत अच्छे से तैयार करिए। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत लेंदी भी है। न्यूमेरिकल के लिए आपको थ्योरी तैयार होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार करिएगा इसको। अगली क्लास में हम मिलते हैं लेकर के, क्या लेकर के मिलते हैं, रेट लॉ। क्या होता है रेट लॉ, रिलेटेड टू लॉ ऑफ मास एक्शन, 11th क्लास में इस पर मिलते हैं। फिर हम बताते हैं अगले टॉपिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन पीछे आपको कंसंट्रेशन और रेट टर्म ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर कमेंट भी डालिए, तब तो हम समझेंगे आपने किया है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अगली क्लास में आपको दो चीजें हम बताएंगे, एक हमारे पास है रेट लॉ, दूसरा हम आपको लाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद न्यूमेरिकल सीरीज। क्लियर? ओके।